तो चलिए आज कुछ ऐसा समझते हैं जिस पर हम रोज भरोसा करते हैं। हमारे चारों ओर की इमारतें, दफ्तर और पुल। हम एक ऐसी किताब की पड़ताल करने जा रहे हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में हुई कुछ सबसे बड़ी और सबसे दुखद असफलताओं के बारे में है। और ये सिर्फ टूटे हुए कंक्रीट और मुड़े हुए स्टील की कहानियां नहीं हैं। ये उन पलों के बारे में है जब डिजाइन, निर्माण और कभी-कभी कह सकते हैं कि किस्मत ने साथ नहीं दिया। पर सबसे जरूरी बात यह है कि हर असफलता एक सबक है। बिल्कुल। हमारा मकसद इन केस स्टडीज की गहराई में जाकर ये समझना है कि इंजीनियर इन त्रासदियों से कैसे सीखते हैं ताकि भविष्य में इन्हें रोका जा सके। और इस पूरी प्रक्रिया को, जहां इंजीनियर किसी हादसे की एक जासूस की तरह जांच करते हैं, उसे फोरेंसिक इंजीनियरिंग कहते हैं, है ना? एकदम सही। ये इंजीनियरिंग का डिटेक्टिव वर्क है। और देखिए, असफलता का मतलब हमेशा किसी इमारत का पूरी तरह ढह जाना नहीं होता। अच्छा। और इन मामलों में हम देखेंगे कि कारण बहुत अलग अलग हो सकते हैं। कभी डिजाइन की गलतियां, कभी निर्माण के दौरान की लापरवाही, या फिर ऐसे लोड जिनका अंदाजा ही नहीं लगाया गया था। तो चलिए डिजाइन की गलतियों से शुरू करते हैं। मतलब जब गलती कागज पर ही हो जाए। मेरे ख्याल से हार्टफोर्ड सिविक सेंटर कोलिजियम का जो मामला है 1978 का, वो दिमाग चकरा देने वाला है। हाँ, वो वाकई चौंकाने वाला था। सोचिए, एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, उसकी छत भारी बर्फबारी के बाद रात के अंधेरे में गिर जाती है। और ये सब एक खचाखच भरे बास्केटबॉल खेल के खत्म होने के सिर्फ कुछ ही घंटे बाद होता है। अगर वो छत कुछ घंटे पहले गिरी होती तो हजारों जानें जा सकती थी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर। तो गड़बड़ कहाँ हुई? मैंने पढ़ा कि इसे लोग मजाक में कंप्यूटर से आई तबाही भी कहते हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा सबक था। उस जमाने में कंप्यूटर एडेड डिजाइन मतलब कैड नया नया था। इंजीनियरों ने छत का डिजाइन बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया, लेकिन कंप्यूटर तो वही नतीजा देगा जो आप उसमें जानकारी डालेंगे। सही बात है। पहली बड़ी गलती ये हुई कि छत का वजन संभालने वाले जो स्टील के सदस्य थे, कंप्रेशन मेंबर्स, कंप्यूटर मॉडल में ये मान लिया गया था कि उन्हें बीच में पूरा सपोर्ट मिलेगा। मतलब कंप्यूटर को ये बताया गया कि वो खंबे बीच से भी मजबूत हैं। हाँ, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। इसी गलत धारणा की वजह से वो सदस्य असल में अनुमान से कहीं ज्यादा कमजोर थे। फिर दूसरी गलती एक और भी थी। हाँ, छत के अपने वजन, जिसे हम डेड लोड कहते हैं, उसका अनुमान भी बहुत कम लगाया गया था। डिजाइन में 40 पाउंड प्रति वर्ग फुट का भार माना गया था, जबकि असल भार लगभग 54 पाउंड प्रति वर्ग फुट निकला। यानी 20% से भी ज्यादा का फर्क। ये तो बहुत बड़ी चूक है। बहुत बड़ी। और सबसे हैरान करने वाली बात, जो इसे एक मानवीय भूल बनाती है, निर्माण के दौरान ही लोगों ने देखा कि छत उम्मीद से कहीं ज्यादा झुक रही थी। ये एक साफ चेतावनी थी, एक रेड लाइट। लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। हाँ, रिकॉर्ड पर मौजूद इंजीनियर ने इस जानकारी को नजरअंदाज कर दिया। शायद उन्हें अपने कंप्यूटर के नतीजों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब चेतावनी सामने थी फिर भी। हाँ, जांच में यही सामने आया कि ये आत्मविश्वास और लापरवाही का मिला-जुला मामला था। उन्होंने मान लिया कि ये शुरुआती झुकाव सामान्य है। वो ये देखने में नाकाम रहे कि उनके शुरुआती अनुमान ही गलत थे। तो डिजाइन में गणना की गलती होना एक बात है, लेकिन कभी-कभी डिजाइन का कॉन्सेप्ट ही नया होता है और हम उसकी सीमाएं नहीं जानते। शायद रोनन पॉइंट टावर 1968 का मामला इसी का एक उदाहरण है। हाँ, वो बिल्कुल अलग तरह की डिजाइन विफलता थी। रोनन पॉइंट जो है, वो प्रोग्रेसिव कोलैप्स का एक क्लासिक उदाहरण है। प्रोग्रेसिव कोलैप्स मतलब जब एक छोटा सा हिस्सा फेल होता है और फिर एक चेन रिएक्शन की तरह पूरी इमारत का बड़ा हिस्सा ताश के पत्तों के घर की तरह ढह जाता है। बिल्कुल। और ये इमारत तो एक नए तरीके से बनाई जा रही थी, है ना? जैसे लेगो ब्लॉक से घर बनाते हैं। कुछ वैसा ही। ये इमारत प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट पैनलों से बनी थी। मतलब फैक्ट्री में पैनल बनाकर साइट पर एक के ऊपर एक जोड़ा जा रहा था। ये सस्ता और तेज तरीका माना जाता था। लेकिन 16 मई 1968 को 18वीं मंजिल पर एक रसोई में एक मामूली सा गैस विस्फोट हुआ। सिर्फ एक छोटा सा गैस धमाका? हाँ, इतना छोटा कि शायद एक सामान्य घर में सिर्फ खिड़कियां टूटती। लेकिन यहाँ उस विस्फोट ने कोने की दीवारों को बाहर की तरफ धकेल दिया। और समस्या यहीं से शुरू हुई। इस डिजाइन में कोई रिडंडेंसी नहीं थी। रिडंडेंसी मतलब कोई बैकअप प्लान नहीं हाँ, था। कोई वैकल्पिक सपोर्ट का रास्ता नहीं था। जैसे ही 18वीं मंजिल की दीवार हटी, उसके ऊपर की 19वीं, 20वीं, 21वीं मंजिल की दीवारों को संभालने के लिए कुछ नहीं बचा और वो एक के ऊपर एक गिरती चली गई। और इमारत का पूरा कोना ऊपर से नीचे तक ढह गया। जी, ये तो डिजाइन की बुनियाद में ही खामी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यही थी कि ये इमारत उस समय के बिल्डिंग कोड के हिसाब से बनी थी। किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतना छोटा सा हादसा इतना बड़ा रूप ले सकता है।
इस घटना के बाद पूरी दुनिया में बिल्डिंग कोड्स बदले गए। अब ये जरूरी है कि इमारतों में वैकल्पिक लोड पाथ हों, ताकि अगर एक हिस्सा नाकाम हो तो पूरी इमारत ना गिरे। ठीक है, तो एक तरफ हार्टफर्ड है जहां गणना गलत थी, और दूसरी तरफ रोनिन पॉइंट जहां पूरा सिस्टम ही कमजोर था। लेकिन कभी-कभी डिजाइन एकदम सही होता है, पर उसे बनाने वाले कुछ और ही कर देते हैं। और मेरे ख्याल से हाइट रीजेंसी होटल वॉकवे का हादसा इसी का सबसे भयानक उदाहरण है। आज भी ये मामला इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ाया जाता है कि कैसे एक छोटा सा बदलाव और संवाद की कमी तबाही ला सकती है। इस हादसे में 114 लोगों की जान चली गई थी और 200 से ज्यादा घायल हुए थे। वो होटल के लॉबी में पार्टी चल रही थी, है ना? हाँ, एक टी डांस पार्टी चल रही थी, लोग नाच गा रहे थे और अचानक उनके ऊपर 2 बड़े-बड़े वॉकवे गिर पड़े। और जहां तक मैं समझती हूँ, मूल डिजाइन में कोई कमी नहीं थी। कोई कमी नहीं थी, डिजाइन बहुत सीधा साधा था। होटल के एट्रियम में चौथी मंजिल का वॉकवे सीधे दूसरी मंजिल के वॉकवे के ऊपर लटका हुआ था। मूल डिजाइन में स्टील की एक ही लंबी रॉड छत से नीचे आती थी, चौथी मंजिल के वॉकवे से गुजरकर और फिर दूसरी मंजिल के वॉकवे को संभालती थी, ताकि वजन सीधा एक लाइन में छत तक जाए। बहुत सरल। एकदम सरल। लेकिन जब स्टील बनाने वाली कंपनी फैब्रिकेटर ने डिजाइन देखा तो उन्हें एक ही इतनी लंबी रॉड बनाना और लगाना मुश्किल लगा। तो उन्होंने एक बदलाव का सुझाव दिया, जो सुनने में बहुत मामूली लगता है। क्या बदलाव था? उन्होंने कहा, हम 2 अलग-अलग रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक रॉड छत से चौथी मंजिल तक और दूसरी रॉड चौथी मंजिल के बीम से दूसरी मंजिल तक। इससे काम आसान हो गया होगा, पर इसका असर क्या हुआ? इसका असर विनाशकारी था। इस बदलाव ने चौथी मंजिल के वॉकवे के कनेक्शन पर पड़ने वाले भार को दोगुना कर दिया। 2 गुना? हाँ, सोचिए, पहले कनेक्शन को सिर्फ अपने वॉकवे का वजन उठाना था। अब उसे अपने वॉकवे के साथ साथ नीचे वाले पूरे वॉकवे का भी वजन उठाना पड़ रहा था। वो कनेक्शन इस दोगुने भार के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। उसका टूटना तय था। तो किसी ने इस बदलाव को दोबारा चेक नहीं किया? इंजीनियर ने, बनाने वाले ने, किसी ने भी नहीं? और यही इस हादसे का सबसे बड़ा सबक है। ये एक प्रक्रियात्मक विफलता थी। स्टील फैब्रिकेटर ने मान लिया कि मूल इंजीनियर इस बदलाव को चेक करेगा। और इंजीनियर ने मान लिया होगा कि फैब्रिकेटर ने सब ठीक किया है। बिल्कुल, किसी ने भी उस एक छोटे से कनेक्शन पर पड़ने वाले दोगुने भार का हिसाब नहीं लगाया। ये संवाद और जिम्मेदारी में एक भयानक विफलता थी। ये सच में डरावना है। मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट हजारों छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होता है, और उनमें से कोई एक भी गलत हो जाए तो पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। ऐसा ही एक और मामला है लैम्बियंस प्लाजा का, 1987 का, जहां निर्माण के दौरान 28 मजदूरों की मौत हो गई थी। वहां भी समस्या निर्माण के दौरान ही हुई। हाँ, वो इमारत एक खास लिफ्ट स्लैब तकनीक का उपयोग करके बनाई जा रही थी। इंतजार, आप कह रहे हैं कि वो फर्श की भारी भरकम कंक्रीट की स्लैब्स को जमीन पर बनाते थे और फिर उन्हें ऊपर उठाते थे। बिल्कुल। उन्हें हाइड्रोलिक जैक की मदद से मंजिल दर मंजिल ऊपर उठाया जाता है। लैम्बियंस प्लाजा में हादसे का कोई एक कारण हाइट रीजेंसी की तरह साफ नहीं हो पाया, लेकिन ज्यादातर सिद्धांत लिफ्टिंग प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले एक पुर्जे, जिसे शियर हेड कॉलर कहते हैं, उसमें खामियों के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो यहाँ भी एक कनेक्शन की ही समस्या थी। हाँ, लेकिन इसके अलावा और भी मुद्दे थे। इमारत को स्थिर रखने वाली जो कंक्रीट की दीवारें थीं, शियर वॉल्स, वो स्लैब उठाने की रफ्तार के साथ नहीं बन रही थीं। तो ऊपरी ढांचा अस्थिर हो गया होगा। हाँ, बिल्कुल। ये मामला भी एक जटिल और खंडित प्रोजेक्ट सिस्टम को उजागर करता है, जहां अंतिम सुरक्षा की जिम्मेदारी किस एक व्यक्ति या टीम की है, ये स्पष्ट नहीं था। तो अब तक हमने अंदरूनी गलतियों की बात की, डिज़ाइन में या निर्माण में, लेकिन कभी-कभी इमारतें उन ताकतों का सामना करती हैं जिनके लिए वे बनी ही नहीं होती, जैसे कि अल्फ्रेड पी मैरा फेडरल बिल्डिंग पर हुआ बम हमला। वो प्रोग्रेसिव कोलैप्स का एक और बहुत दुखद उदाहरण था, 1995 का। एक ट्रक बम ने इमारत के सामने के एक मुख्य कॉलम G20 को पूरी तरह नष्ट कर दिया। अब इस इमारत के डिजाइन में एक खासियत थी जिसे समझना जरूरी है। क्या खासियत थी? तीसरी मंजिल पर एक ट्रांसफर गर्डर था। आप इसे एक तरह का पुल समझ सकते हैं, जो इमारत के अंदर ही बना हो। इस गर्डर की वजह से नीचे के हर दूसरे कॉलम को हटाना संभव हो पाया, ताकि ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा खुला प्लाजा बन सके। अच्छा। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि वो बचे हुए कॉलम कई मंजिलों का वजन संभाल रहे थे। तो जब बम ने उस एक जरूरी कॉलम को उड़ाया, तो ये ऐसा था जैसे किसी पुल का मुख्य खंभा तोड़ दिया गया हो। बिल्कुल। उसे एक कॉलम के नष्ट होते ही उसके ऊपर के भार को संभालने के लिए कोई दूसरा रास्ता
नहीं बचा, कोई रिडंडेंसी नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि इमारत का लगभग आधा हिस्सा, 20 में से 10 हिस्से, पूरी ऊंचाई तक ढह गए। इस घटना से जरूर बड़े सबक सीखे गए होंगे। हाँ, ये सबक मिला कि जरूरी इमारतों में रिडंडेंसी होना कितना जरूरी है, खासकर जब कोई अप्रत्याशित हमला हो। और ऐसी ही एक बाहरी ताकत है भूकंप। आखिर में इंपीरियल काउंटी सर्विसेज बिल्डिंग के मामले को देखते हैं, 1979 का। ये मामला इसलिए खास और ऐतिहासिक है क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ऐसी इमारत के अंदर भूकंप की गतिविधि रिकॉर्ड करने वाले उपकरण लगे थे जो भूकंप में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। ये ऐसा था जैसे किसी क्रैश होते हुए हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर मिल गया हो। तो हमें पहली बार पता चला कि भूकंप के दौरान एक बड़ी इमारत के अंदर असल में होता क्या है और ये इमारत गिरी क्यों। इसकी विफलता का कारण इसका आर्किटेक्चरल डिजाइन था। ये एक कठोर 5 मंजिला बॉक्स था जो सिर्फ पहली मंजिल पर कुछ कमजोर कॉलम्स और दीवारों पर टिका था। इस डिजाइन को सॉफ्ट स्टोरी कहते हैं। सॉफ्ट स्टोरी, ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, आप इसे ऐसे समझिए, सोचिए एक बहुत मजबूत इंसान है जिसका शरीर तो पहलवान जैसा है लेकिन उसके टखने बहुत कमजोर हैं। अच्छा। जैसी जमीन हिलेगी सारा जोर उन कमजोर टखनों पर आएगा और वो गिर जाएगा। सॉफ्ट स्टोरी वाली इमारतें कुछ ऐसी ही होती हैं। भूकंप के झटकों का सारा असर उस कमजोर पहली मंजिल पर आ गया, उसने पहली मंजिल के कॉलम को कुचल दिया और पूरी इमारत एक तरफ झुक गई, उसे गिराना पड़ा। लेकिन जैसा आपने कहा, इस तबाही है भी कुछ अच्छा निकला। बहुत कुछ। उन उपकरणों से जो डेटा मिला उसने इंजीनियरों को यह समझने में बहुत मदद की कि ऐसी इमारतें भूकंप के दौरान कैसा व्यवहार करती हैं। उस डेटा ने आने वाले दशकों के लिए भूकंप रोधी डिजाइन के नियम बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो इन सब का क्या मतलब है? इन सभी मामलों को एक साथ देखने पर एक बात साफ होती है कि इमारतों का गिरना सिर्फ इंजीनियरिंग का मुद्दा नहीं है। ये मानवीय निर्णयों, संवाद की कमी, गलत धारणाओं और अप्रत्याशित घटनाओं के बारे में है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि एक अनदेखी चेतावनी, एक छोटा सा बदलाव जिसे दोबारा चेक न किया गया हो, या जिम्मेदारी की कमी के कितने विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि इस किताब की प्रस्तावना में कहा गया है, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में प्रोटोटाइप नहीं होते। सही बात है। आप एक पुल या एक स्काईस्क्रेपर का प्रोटोटाइप बनाकर टेस्ट नहीं कर सकते। हर इमारत अपने आप में अनोखी होती है और पहली बार बन रही होती है। इसीलिए हर विफलता से सीखना इतना जरूरी हो जाता है। और इन त्रासदियों ने बदलाव लाए भी। हाँ, बहुत बड़े। इनमें से हर त्रासदी ने सीधे तौर पर बिल्डिंग कोड, निरीक्षण की प्रक्रियाओं और इंजीनियरिंग की नैतिक जिम्मेदारियों में बड़े सुधार किए हैं। हार्टफोर्ड ने हमें कंप्यूटर पर आंख मूंद कर भरोसा न करना सिखाया। हायत रीजेंसी ने संवाद और जिम्मेदारी का महत्व बताया, और रोनिन पॉइंट ने हमें प्रोग्रेसिव कोलैप्स के खतरे से आगाह किया। ये सबक जान देकर सीखे गए हैं। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे एक बोल्ट, एक गलत गणना या एक अनसुनी चेतावनी तबाही ला सकती है। आज की दुनिया में जहां हमारे चारों ओर की इमारतें और भी जटिल हो रही हैं और सब कुछ बहुत तेजी से बन रहा है, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो एक सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जिसे हमें हर हाल में, हर कीमत पर सही करना होगा?